Hello students, welcome to the next lecture of the business studies. So, class 12 business studies, chapter number 3 business environment. Previous lecture mein we have studied till the three new economic policies, the three new economic reforms in India, that was liberalization, privatization and globalization. इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि what was liberalization? To remove the restrictions that were applied on the private sector. What is privatization? To shift the control of public sector or government from the government to the private sector. जो government के खाते में था वो सब किसको दे दिया गया? Private sector को. And what was the globalization? Globalization refers to कि हमने हमारे घर के दरवाजे, हमारी कंट्री के दरवाजे ओपन कर दिए फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द रेस्ट ऑफ द फॉरेन कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंट्री. ठीक है, उनके नए फर्म्स हमारे यहाँ लॉन्च हुए, उन्होंने उनका पैसा हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा एंड ऑल दैट इज ग्लोबलाइजेशन. हमने भी खुद को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोज करा. क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, दो टॉपिक्स हमारे बचे हैं, दोनों टॉपिक आज ही कवर करेंगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में. नेक्स्ट टॉपिक इज डीमोनेटाइजेशन. नाउ डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी टर्म है जिससे हम बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड है. वी आर वेल नोन फॉर द डीमोनेटाइजेशन. क्या था? 8 नवंबर 2016 रात को 8 PM पर एक आवाज आई थी न्यूज चैनल पे. मोदी जी ने बोला था मित्रों, ठीक है, 8 नवंबर 2016 Narendra Modi, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister of India, has announced that the circulation of the currency note of rupees 500 and 1000 will be banned from 12 PM night. ठीक है, 12 AM midnight. ठीक है. 8 November 2016, the currency notes of 500 and 1000 rupees notes were banned. This was done by the Honorable Prime Minister of our country, that is Mr. नरेंद्र मोदी. उन्होंने ये बोला कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं. सर्कुलेशन ऑफ दिस नोट्स विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड. ठीक है, अब से ये नोट नहीं रहेंगे चलन में. जल्दी जल्दी बैंक, गो टू द बैंक्स एंड get the new currency in your account before it gets banned or before it gets over. What were the key points of this demonetization? हम लोग इसकी demonetization के कुछ key points को study करते कि what was the main motive behind that and what was the effect of this. First, 86% of the money circulation were declared invalid. कि मार्केट में जितना भी पैसा चल रहा था उसमें से 86% were become invalid because 86% of the cash were through the notes of 500 and 1000 rupees. जितना भी पैसा मार्केट में चल रहा है उसमें से 86% पैसा ऐसा था that were being in the form of rupees 500 notes and rupees 1000 notes. So this was become इनवैलिड बिकॉज 500 और 1000 के नोट ही बंद हो गए तो फिर वो पैसा किसी काम का ही नहीं है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, व्हाट वाज द मेन मोटिव फॉर दिस डीमोनेटाइजेशन, कि इस डीमोनेटाइजेशन की करने की जरूरत क्यों पड़ी. तो व्हाट वर दिस पॉइंट्स? टू स्टॉप द करप्शन को स्टॉप करने के लिए. ठीक है, कि जो लोग ज्यादा पैसा खाते हैं या फिर दोज पर्सन्स हु आर डूइंग सम इलीगल एक्टिविटीज, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मनी जमा करके रखा है. फॉर एग्जाम्पल देयर इनकम इज 4 लाख रुपए. ठीक है, 4 lakhs की इनकम है एंड दे आर नॉट पेइंग द टैक्स. दैट मीन्स दैट ऑल 4 lakh rupees is going to their black money because they are not depositing it the income tax required for that amount. So it is not the white money, it is the black money. वो काला धन है क्योंकि उसका हमने जितना टैक्स बनना चाहिए था वो हमने गवर्नमेंट को पे नहीं करा एज अ इनकम टैक्स. सो द मेन पर्पस of demonetization was to stop the corruption, to stop the illegal activities and to accumulate the black money. या तो हमारे देश में या तो फिर बाहर के फॉरेन स्विस बैंक्स में जितना भी ब्लैक मनी डिपॉजिटेड है, जितना भी अवैध रूप से धन जमा किया गया है, that were not deposited to the government or not deposited as a tax to the government, that all we have to accumulate. Clear? So this was the main motive of the demonetization. Next, tax evasion will not be tolerated.
यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के ये थे, उनका एम क्लियर था कि व्हाट वाज द एम, दैट द इवेशन ऑफ टैक्स विल नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी कंडीशन। मतलब कि अगर कोई टैक्स चोरी करता है, काला धन जमा करता है, टाइम पे गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, वाटर टैक्स एंड व्हाटएवर नंबर ऑफ टैक्स अगर पे नहीं करता है, सो दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, इसका टॉलरेंस नहीं होगा। यू विल बी गिवन certain punishments or severe actions will be taken for this activities. Next, what was the another aim? To create the cashless economy. मोदी जी ने साफ साफ बोल के रखा है, convert India into digital India. So here the main motive was to switch the transaction into the cashless economy. Cashless economy. Either we have to use it by internet banking or mobile banking or many UPI apps, but अब कैश का ट्रांजैक्शन जितना कम हो उतना अच्छा है। सो वी हैव टू क्रिएट अ कैशलेस इकोनॉमी। ऑल वी हैव टू डू इज ऑनलाइन पेमेंट, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, यूपीआई, भीम, एनीथिंग यू वांट टू यूज। ठीक है, तो एक मेजर पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं, देन वी विल स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। सी डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, मतलब क्या क्या इफेक्ट हुए डिमोनेटाइजेशन के, हमको ये देखना है। सो देयर वर द फ्यू पॉइंट्स फॉर द इफेक्ट एज अ इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, जितने भी कैश में ट्रांजैक्शंस थे उनमें क्या आ गया, अ सर्टेन डिक्रीज आया। ऑल द ट्रांजैक्शंस वेर शिफ्टेड टू ऑनलाइन पेमेंट्स, तो कैश ट्रांजैक्शंस में कमी आ गई। सेकंड, इंक्रीज इन सेविंग्स, अब ब्लैक मनी तो गया। नाउ द पब्लिक आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट मोड, या फिर ज्यादा खर्च करने की जितनी आदत थी कि जेब में जितना कैश है उतना खर्च हो जाता है, तो अब उनकी सेविंग्स होना स्टार्ट करी, बिकॉज द ऑल ट्रांजैक्शंस आर गोइंग थ्रू द बैंक्स, और बैंक से पैसा निकालने में इंडिया वाले बहुत कंजूस है। ठीक है, सो इंक्रीज इन सेविंग्स। सेकेंड, डिजिटाइजेशन प्रमोट, जैसे कि हमने बोला कि डिजिटल इंडिया, तो अगर वी आर शिफ्टिंग द कैश इकोनॉमी टू द ऑनलाइन इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटाइजेशन वी कैन से, सो डिजिटाइजेशन वाज प्रमोटेड थ्रू this activity. And the next is rise in income tax. हमने बोला the evasion of tax will not be tolerated. ब्लैक मनी आ गया, ब्लैक मनी नहीं है, सब व्हाइट मनी है, मतलब जितनी पर्सन की इनकम है, फॉर दैट इनकम ही यूज्ड टू गिव द प्रॉपर रिकॉर्ड टू द गवर्नमेंट और द प्रॉपर रिकॉर्ड टू द इनकम टैक्स गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट के पास सही इनकम की रिपोर्ट जाएगी तो इनकम टैक्स का कलेक्शन भी सही तरीके से होगा। अगर मैं अपनी इनकम ही गवर्नमेंट को नहीं बताऊंगा और छुपा के रखूंगा, गवर्नमेंट मांगेगी मुझसे टैक्स, तो मैं बोलूंगा मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है, तो टैक्स कैसा। तो इफ आई एम नाउ शोइंग द प्रॉपर इनकम, बिकॉज ऑल द मोड इज शिफ्टेड टू ऑनलाइन, मैं कुछ छुपा नहीं सकता, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बैंक टू बैंक हो रहा है, ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, मेरे हाथ में कैश तो ही नहीं, जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बैंक से गवर्नमेंट को दिख रहा है। इफ गवर्नमेंट इज seeing all the activities and all the transaction, then the government is liable or eligible to compute the tax. और वो टैक्स अगर मुझ पर चार्ज करेगी, then I have to pay the tax. So here it is the rise in income tax. ठीक है, so this was the topic demonetization. फटाफट you take the screenshot and we are switching to next topic. ठीक है, so here comes the last topic of the chapter number 3, that is business environment. इसके पहले जितने भी topics पढ़े, now this is the last topic. Now what is the last topic? हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा demonetization, and before demonetization we have studied about the LPG properties of economic reforms, that were liberalization, privatization and globalization. What was liberalization? That we have to remove the restrictions from private sector. What was privatization? We have to shift the public sector to the private sector. And what was the globalization? To open the Indian markets for all the foreign investors. Now, जब हमने LPG प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया, now we have to study what was that impact of that LPG property on business and industry. कि that economic policy में जब changes आए, so what had it impacted on the business sector and the industry sector. So one by one we are going to study the key points about that impact. Okay, first point, increasing competition. अब what is increasing competition? We have seen in globalization that we have to open the Indian markets for all the foreign markets and businessmen and enterprises. तो जब foreign market की companies हमारे यहाँ आने लगी, तो हमारे यहाँ competition create होने लगा, because जो foreign के products थे that were looking so good,
the quality of that product was so good, the attractiveness was so good, and also they were cost benefit, and that means they are available at cheaper cost than any other domestic product that are being manufactured in our country. तो जब फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आई तो कंपटीशन बढ़ने लगा, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेके हो गया, चाहे वो गुड्स को लेके हो गया, और रेदर इट बीइंग फॉर द सर्विसेज दैट वी आर रेंडरिंग. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर. अब जब वैरायटी ऑफ रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर्स को अपनी आंखों के सामने दिखने लगा, देन कस्टमर्स हैव बिकम मोर डिमांडेड. पहले क्या होता था, what the producers are producing, that only the consumers are used to it, but now whatever the consumer will demand to it, the producers or manufacturer will create it or produce it. पहले जो हम बनाते थे वो पब्लिक खाती थी, लेकिन अब जो पब्लिक खाएगी वो हमने बनाना है. क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारी कंपटीशन में देयर आर सो मेनी बिजनेसमैन दैट विल प्रोड्यूस इट. तो कस्टमर्स की डिमांड तो फुलफिल हो ही जाएगी, लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा. सो द नेक्स्ट इम्पैक्ट वाज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. बिकॉज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, द कस्टमर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग. द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स आर राइजिंग बिकॉज there are number of person who are going to fulfill their demand. डिमांड क्यों बढ़ रही? क्योंकि ऐसे बंदे हैं जो उनकी डिमांड फुलफिल कर देंगे. So this was second point. Third point was rapidly changing technological environment. Now what is this? जैसे जैसे फॉरेन कंपनीज आई, जैसे जैसे टाइम इन्वेस्ट होते गया, टाइम निकलते गया, चीज़ों के मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन की प्रोसेस में चेंज आने लगे. चाहे वो उसके अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे वो लुक वाइज हो, हर चीज में चेंज आया. बनाने के तरीके में चेंज आया, दिखने के तरीके में चेंज आया, एंड नंबर ऑफ चेंजेस वेर अप्लाइड ड्यू टू द टेक्नोलॉजी. कभी हम 2G यूज करते थे, अब हम 3G यूज करते हैं, 4G यूज करते हैं. द टेस्टिंग ऑफ 5G इज ऑल्सो ऑन द वे. मशीन्स की टेक्निक्स बदल गई. मशीन पहले थोड़ी सी कम अपडेटेड थी, नाउ द फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स आर गोइंग ऑन. पहले we were working on the labor intensive technique, now we are working on the capital intensive technique. labor intensive technique का मतलब कि पहले हम काम करते थे मजदूरों की मदद से, मैन पावर लगता था, बट नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू द कैपिटल इंटेंसिव. मतलब अब हम मशीन से काम करते हैं, मशीन डायरेक्टली सब काम कर लेती है, मजदूरों का काम हट गया. तो ये चेंजेस भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं. ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आए हैं उसका भी एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ा है कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया तो काम करने का तरीका लेबर इंटेंसिव से किससे शिफ्ट हो गया? कैपिटल इंटेंसिव. वी वर डिपेंडेंट मोर ऑन द टेक्नोलॉजी रेदर देन द मैन पावर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नेसेसिटी फॉर चेंज. जब से ये चेंजेस आए थे पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में, जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब जब से मॉडर्नाइजेशन आए ना, तब से कंज्यूमर्स एंड मैन्युफैक्चर के लिए दिस वाज द बेसिक नेसेसिटी टू चेंज. क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करेंगे दे विल लैग बिहाइंड. इफ दे आर नॉट गोइंग टू मूव विद द क्राउड दे विल लैग बिहाइंड. जो चल रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड आया, जो फैशन आया, जो ट्रेंड आया, जो मार्केट आया, दे हैव टू कोप अप विद दैट. अगर वो कोप अप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे. एंड बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लैग बिहाइंड, दे हैव द नेसेसिटी टू चेंज. अपने आप को चेंज करेंगे, मार्केट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कस्टमर्स विल बी हैप्पी, अदरवाइज दे विल शिफ्ट ऑन टू another business. Clear? These were the 4 points. Now fifth point, need for developing human resource. Now what was the need for developing human resource? इसके पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि human resource क्या होता है. Now what is human resource? कि हम लोगों ने बात करी that the competition have been increased rapidly, कि competition तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा. तो उस कंपटीशन को हैंडल करने के लिए, या फिर इफ यू हैव टू फेस द कंपटीशन, हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा. द कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग, मतलब जो कस्टमर्स डिमांड कर रहा है वी हैव टू बी एबल टू फुलफिल इट. ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज आना चाहिए, नेसेसिटी फॉर द चेंज होना चाहिए. बट मान लो कि मेरी एक इंडस्ट्री है, आई एम हैविंग अ एंटरप्राइज दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट्स, आई एम हैविंग a lot of technological machines and equipments and tools, the best technology that I could have, I am having it. But अगर उन machines, उस technology को काम करने वाला बंदा मेरे पास नहीं है तो वो technology मेरे किस काम की? That means if I am upgrading for this change,
then I need that human resource, I need that skilled person to operate it. क्योंकि जब तक इस तरीके के चेंजेस को अडॉप्ट करने वाला पर्सन मेरे पास नहीं होगा, ये चेंजेस मेरे कोई काम के नहीं है कि मैंने बहुत सारी मशीन्स लगा दी, अगर मशीन्स पे काम करने वाला बंदा मेरे पास उतना टेक्निकल अलर्ट नहीं है तो फिर कुछ काम हो ही नहीं सकता. आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन. मुझे चेंज होने की इच्छा है लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे चेंज क्या करना है, देन हाउ विल आई नो. ठीक है, कस्टमर्स की डिमांड आ रही है लेकिन हाउ टू फुलफिल द कस्टमर डिमांड. तो कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए मेरे यहाँ जो काम करने वाला बंदा है, आई हैव टू ट्रेन हिम फॉर दैट, ट्रेन हिम फॉर इट. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जरूरी है. दैट इज for all the changes to be pursued, my person, that is my human resource, need to be skilled, he needs to be educated, he needs to have a knowledge, he needs to have the expertise of some field. ठीक है, so development of human resources is the basic aim, or this was the impact that the business industry and the industry sector have been suffered due to LPG. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज मार्केट ओरिएंटेशन. मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? आई हैव टू कोप अप विद द मार्केट, व्हाट एवर ट्रेंड इज गोइंग इन द मार्केट, मुझे उसको एनालिसिस करना है एंड आई हैव टू प्रोड्यूस द सेम. पहले क्या होता था? अ प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, he will go to the market and he will sell product in the market and the customers will buy from the market. Now the trend has changed. अब क्या हो रहा है कि पहले हमें मार्केट में जाकर एनालिसिस करना पड़ेगा दैट द व्हाट ट्रेंड इज गोइंग ऑन, मार्केट में चल क्या रहा है, व्हाट आर द कस्टमर्स डिमांडिंग, जो कस्टमर्स डिमांड करेगा अब मैं फैक्ट्री में आके उसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा. पहले जो प्रोडक्शन होता था वो मार्केट में बिकता था, अब जो मार्केट में बिकना चाह रहा है उसका प्रोडक्शन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इफ आई एम नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस, समवन एल्स विल प्रोड्यूस दैट. द मार्केट ओरिएंटेशन इज द इम्पैक्ट on business and industry sector that has been given by that LPG properties or new economic policy changes. ठीक है, so this was the last topic of this chapter. We have completed the chapter number 3, that is business environment. इसके notes आपको PDF के फॉर्मेट में आपके WhatsApp ग्रुप पर मिल जाएंगे. 2 चैप्टर के मिल चुके हैं, 3rd चैप्टर के आई विल सेंड इट. अपने नोट्स कंप्लीट करते चलो, जो PDF भेजूंगा उसमें से नोट्स कंप्लीट कर लेना एंड देन वी विल शिफ्ट इट टू नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग. अब आगे वाले जितने भी चैप्टर्स है दैट आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एज द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, ये जितने भी मेन फंक्शंस है फॉर अ मैनेजमेंट, अब उनको चैप्टर वाइज वी हैव टू स्टडी इट इन डिटेल. उसके पहले ये 3 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके नोट्स कंप्लीट करके रखो. वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग. ओके, टिल देन टेक केयर.